हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमने पॉलीटेक्निक के सभी सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स हमने जीटेक पॉली ऐप पर लॉन्च कर दिए थे। साथ में हमने सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। इंग्लिश वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर इंग्लिश का बैच भी आप ले करके आइए। तो इन सब बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सबको पता है जीटेक पॉली पर टीचर्स की हायरिंग चल रही थी, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यूज हुए। मैंने अपने एंड से डेमो लेक्चर्स भी देखे टीचर्स के। उनमें से कुछ टीचर्स जिनके डेमो लेक्चर मुझे मेरे एंड से पसंद आ चुके हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक नए टीचर जुड़े हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक नए टीचर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप उन टीचर के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये टीचर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो नए टीचर हैं बच्चों मिस्टर अरविंद सर। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इनको पहले भी देखा होगा, क्योंकि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे इन्हें पहचान पा रहे होंगे। अगर मैं सर के बारे में बताऊं आपको, तो सर ने डिप्लोमा अपना सिविल इंजीनियरिंग से किया है। डिप्लोमा के बाद सर ने बीटेक भी किया है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से ही है। इसके बाद सर को 3 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है बच्चों। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि अभी तक हमारे साथ जो टीचर्स जुड़ रहे हैं वो सभी ऑफलाइन में तो एकदम एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन में वो जस्ट नए थे आपके लिए। लेकिन अभी क्या है, ये सर जो हमारे साथ जुड़े हैं ये ऑनलाइन में भी 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। मतलब पहले से ही कैमरे के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, कोई कैसी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और इन सबसे भी बड़ा प्लस पॉइंट ये है बच्चों कि सर ने एसएससी जेई का प्री और मेंस दोनों ही क्वालिफाई कर रखा है। तो समझ लीजिए आपको किस तरह की नॉलेज मिलने वाली है बच्चों। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो आप कर रहे हैं डिप्लोमा, वो सर ने क्वालिफाई किया है। अगर आप बीटेक भी कर रहे हैं तो सर ने बीटेक भी कर रखा है। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो सर का प्री और मेंस जेई भी क्वालिफाई है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना है क्या बच्चों, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि मैंने जो टीचर्स आए थे अपने, उनका इंटरव्यू हो चुका है, उनके डेमो लेक्चर्स मैंने देख लिए अपने एंड से। अब मैं चाहता हूं उनमें से जो टीचर्स मुझे बेस्ट लगे उनके डेमो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इन सर का भी एक डेमो लेक्चर है। एक्चुअली वो डेमो लेक्चर बेटा डिजिटल बोर्ड पर नहीं है, क्योंकि सर दूर है, मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मैं चाह रहा था पहले एक बार सर का वहीं से डेमो लेक्चर मंगा करके। एक्चुअली जिस दिन सर आए थे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा थके हुए थे, काफ़ी दूर से आए थे, तो उस दिन डेमो नहीं हो पाया था, इंटरव्यू हो गया था। बट सर से मैंने डेमो मंगाया तो सर ने ये डेमो पीसी पर शूट किया है। बट अगर सब कुछ आपको सही लगता है, क्योंकि अब फाइनल सिलेक्शन आपकी तरफ से ही होगा टीचर्स का, अगर आपको डन लगता है सब कुछ सही है, तो उसके बाद आगे जो लेक्चर्स होंगे सर के, सारे लेक्चर्स डिजिटल बोर्ड पर ही होंगे। सर हमारे इस स्टूडियो जिस सिटी में है वहीं पर सर सेटअप कर लेंगे अपना, मतलब पूरी तरह रहने लग जाएंगे और आपके साथ लेक्चर्स को शेयर करेंगे। यानी कि ये लेक्चर देख करके आप ये अंदाजा ना लगाएं कि सारे लेक्चर आपको लैपटॉप की हेल्प से ही मिलेंगे। बेटा आपको सारे लेक्चर्स डिजिटल बोर्ड पर ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको चेक ये करना है कि सर जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो कंटेंट किस तरह का है, उस कंटेंट में कुछ दम है या नहीं। क्या उस कंटेंट को पढ़ने से आपको लगता है कि हाँ इस तरह का कंटेंट हमें दिया जाए तो हमारा जेई भी क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सर का टीचिंग स्किल भी आपको देखना है कि सर किसी भी टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर का समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इन सब बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। फिलहाल सर का जो डेमो लेक्चर है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, क्योंकि सर लगभग 3 साल से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रहे थे। बाकी सर के और भी सब्जेक्ट्स हैं जो फेवरेट में आते हैं। बाकी मैं सबसे पहले सर का ये वाला डेमो लेक्चर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप सब देखेंगे और अपना फीडबैक सब बच्चों को जरूर देना बेटा। ठीक है, एक बार आप फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद अगर सब कुछ मुझे सही लगता है कि हाँ पॉजिटिव फीडबैक है बच्चों का, तो सर से बात कर लिया जाएगा। उसके बाद सर हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सिविल से तो आप भी हैं, फिर दूसरे टीचर की क्या नीड। तो बच्चे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं सिविल के मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें डिप्लोमा के भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, जेई के लिए भी मैं सिविल का पढ़ा रहा हूँ, और इधर हमारा इंग्लिश वाला बैच भी आना है तो मुझे उसमें भी पढ़ाना है। तो एक अकेला इंसान इतने सारे लेक्चर्स एक दिन में नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी एक अच्छे टीचर की जो आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकें। दूसरी चीज़, नए टीचर से पढ़ने में शायद आपको भी अच्छा लगे, तो एक से भले दो होते हैं, अब 2 लोग मिल करके आपके साथ मेहनत करेंगे तो और अच्छा आपके पास कंटेंट डिलीवर हो पाएगा, आपको अच्छा फील होगा और बहुत आसान हो जाएगा आपका सिलेक्शन।
तो मैं सर की बात करूं, फिलहाल तो हम सर को एसएससी जेई के फाउंडेशन बैच के लिए हायर कर रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको, जो सर के मेन सब्जेक्ट है वो सर आपको पढ़ाएं, बाकी अदर सब्जेक्ट तो मैं कराऊंगा ही खैर, ठीक है। इसके अलावा अगर सब कुछ सही लगता है, अगर हमें लगता है कि सर को डिप्लोमा का भी कोई सब्जेक्ट देना चाहिए, सर ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं, तो सर को डिप्लोमा का भी सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम जेई के लिए सर को हायर कर रहे हैं, क्योंकि सर को बेहतर नॉलेज जेई की है। आप देख सकते हैं सर का जेई क्वालिफाई है, प्री मेंस दोनों ही, तो आपको सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे मेंस में कॉपी आपको किस तरह लिखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मैं भी आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं है कि सिविल के टीचर को हायर कर रहे हैं तो हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पूरी तरह पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा पढ़ाऊंगा। बट हमारा नया बैच आने वाला है ना इंग्लिश वाला, इसीलिए हमें अब जरूरत है सिविल के टीचर की, तो सर आ चुके हैं हमारे साथ। आप सर का एक डेमो लेक्चर देखिए, अपना फीडबैक प्लीज 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 सब बच्चे जरूर देना, जैसा भी लगा बी ऑनेस्ट, आपको सच्चाई से बताना है, आपको सही लगा है तो सही बताना है, कुछ कमियां लगी हैं तो वो भी बताना है, क्योंकि मेरे लिए फिर आसान हो जाएगा सर का सिलेक्शन करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बेटा, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक दे के जाइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर एसएससी जी। देखो दोस्तों, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो जितने भी जेई के एग्जाम होंगे, चाहे वो दोस्तों आपका स्टेट जेई हो या फिर अदर्स जेई हो, वे सभी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है। तो हम एसएससी जेई पर बात करेंगे, और जितने भी एग्जाम्स हैं जेई लेवल के, वे सभी दोस्तों इसके अंडर आ जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैं आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। एफएम, स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं शोम, एंड दोस्तों आरसीसी, और फिर एनवायरमेंट। ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको कराऊंगा, और अच्छे से कराऊंगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रुकेगा, सभी क्वेश्चंस देखते ही हो जाएंगे। बस आपने सभी लेक्चर्स को प्रॉपर्ली वॉच करना है, और जो मैं बताऊं दोस्तों उन सभी चीजों को फॉलो करना है। अब हम बात करें दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज जानना जरूरी है। एसएससी जेई के एग्जाम में कितने मार्क्स का फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाता है, तो आपको पता है एसएससी जेई 2 स्टेज में होता है दोस्तों, प्री एंड मेंस। प्री में कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? प्री में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, और टाइमिंग रहेगी दोस्तों 2 आवर्स। ये आप सभी जानते हैं। यहां पे देखो दोस्तों, जो 200 मार्क्स हैं, इनमें से 100 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल के। और अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो यहां से दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का। और वहीं पे बात करें मेंस की, तो मेंस यहां पे रिटर्न होता है दोस्तों 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 6 सेक्शन में से आपको 5 सेक्शन करने को होते हैं, और 1 सेक्शन 60 नंबर का होता है। और टाइमिंग कितनी रहती है? टाइमिंग रहती है दोस्तों 2 आवर्स। बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स कितना पूछा जाता है इन मेंस, तो दोस्तों कभी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, और कभी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 15 मार्क्स के, मतलब टोटल 30 मार्क्स का ये आपका मेंस में पूछा जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों अपनी अप्रोच रखेंगे कि आपको प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़े दोस्तों, और ना ही मेंस के लिए। हम कंबाइंड स्टडी करेंगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और विद इन लिमिटेड टाइम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है दोस्तों, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है फ्लूइड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम जाएंगे फ्लूइड स्टैटिक, फिर दोस्तों फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एंड देन फ्लूइड डायनामिक्स।
और उसके बाद दोस्तों OCF एंड देन मशीन। काफी लेंथी सिलेबस है, पर दोस्तों पढ़ने में मजा भी खूब आएगा। आपने सिर्फ सभी लेक्चर्स को प्रॉपरली वॉच करना है और जो भी डाउट है दोस्तों वो कमेंट में पूछ लेने हैं। डाउट का दोस्तों आपका रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी डाउट है आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों फ्लूइड स्टैटिक में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो देखो फ्लूइड स्टैटिक में हम जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, मतलब रुकी हुई अवस्था में होता है, तब उस पर स्टडी करते हैं। और वहीं पे दोस्तों काइनेमेटिक्स में हम फ्लूइड के मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, मतलब फोर्सेस को अलग करके सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करते हैं। मोशन में क्या आ जाएगा, जैसे कि वेलोसिटी आ जाएगा दोस्तों, एक्सेलरेशन आ जाएगा और बहुत सारी चीज आती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करते हैं। और जबकि डायनामिक्स में दोस्तों हम फोर्सेस की बात करते हैं जिसने कॉज किया है मोशन को, और उसके बाद OCF एंड मशीन। तो ये सभी चीज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और जानेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फ्लूइड प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर आपको फ्लूइड का गुण नहीं पता है दोस्तों, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो आप आगे चल के कुछ भी चीजें समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम सीक्वेंस वाइज सभी चीजों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म है दोस्तों व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, चलिए समझते हैं अच्छे से। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड किसको बोलते हैं दोस्तों, फ्लूइड एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है दोस्तों। और इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस, ध्यान देना है आपने, लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं। जबकि दोस्तों सॉलिड डिफॉर्म करता है, फ्लो नहीं करता है। सॉलिड कैसा होता है दोस्तों, ये सिर्फ डिफॉर्म करता है, फ्लो नहीं करता है। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे दूसरी डेफिनेशन जो कि साइंटिफिक डेफिनेशन है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड एक सब्सटेंस है विच अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस। अंडर कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस, एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट करने दो। अंडर कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस, क्या मतलब है इसका, देखो दोस्तों फ्लूइड क्या है, फ्लूइड उसको बोलेंगे जो फ्लो कर सकता है। दूसरे शब्दों में बोले तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आपको कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है अंडर द कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस, मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रेस पर आपको कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं कैसे। लेट्स सपोज दोस्तों आपने किसी इंस्टेंट फ्लूइड की पिक्चर ली अपने कैमरे से, तो ये पार्टिकल्स हैं एक ही प्लेस पर। अब आपने इस पर स्ट्रेस लगाया, आपने इस पर स्ट्रेस लगाया, अब क्या होगा दोस्तों, ये फ्लो करेंगे आगे की तरफ। तो आपने नेक्स्ट टाइम t=1 pm पे इसको चेक किया और वहां पे दोस्तों इनकी पिक्चर ली, तो आपने देखा ये फ्लूइड पार्टिकल्स इतना डिफॉर्म कर चुके, इतना इनमें डिफॉर्मेशन हो चुका है दोस्तों एट 1 pm। फिर आपने दोस्तों 2 pm पे पिक्चर लिया, स्ट्रेस हमने कांस्टेंट ही रखा है, तो ये फ्लूइड पार्टिकल यहां पे आ जाएंगे। फिर आपने 3 pm पे आप जितना मर्जी चाहे उतना कंसिडरेशन या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे हर बार इनकी पोजीशन आपको चेंज दिखेगी, तो इसका मतलब क्या है, इनमें कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है विद कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस का वैल्यू कांस्टेंट रखा है, जबकि दोस्तों सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में अगर आप किसी पर, लेट्स सपोज ये ही आपका ब्लॉक है और मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है, आपने इस पर दोस्तों एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या होगा दोस्तों, इसमें एक बार ही डिफॉर्मेशन होगा और उसके बाद इस स्ट्रेस पर इसमें डिफॉर्मेशन आगे नहीं आएगा। अगर आगे इसमें डिफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपने इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा जो कि इसको आगे डिफॉर्म कर सके। बट इन केस ऑफ फ्लूइड एक ही स्ट्रेस पर आपको कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आई थिंक फ्लूइड की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं।
यह है दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम फ्लूइड स्टैटिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूं, और जब इनको दोस्तों हम सेपरेटली पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको पता चल जाएगा हम इसमें स्टडी किस किस चीज की करते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो देखो दोस्तों, हिंदी में इसको बोलेंगे आदर्श तरल। आदर्श तरल। और आदर्श या फिर आइडियल क्या होता है? जिसमें दोस्तों कोई भी डीमेरिट ना हो, कोई भी डीमेरिट ना हो, मतलब कि जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, सभी दोस्तों गुण हो। तो फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो दोस्तों इसके फ्लो को रजिस्ट करती है, उसको बोलते हैं अवगुण। फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी दोस्तों जो इसके फ्लो को रजिस्ट करती है, क्योंकि फ्लूइड क्या है दोस्तों, जो फ्लो कर सकता है, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जो ज्यादा फ्लो करेगा उतना ही अच्छा फ्लूइड होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो उसके फ्लो को रजिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, एक विलन की तरह काम करेगा। तो विलन इसमें नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। जैसे कि दोस्तों अगर कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये दबेगा। दबने से क्या होगा दोस्तों, पार्टिकल्स पास आएंगे और इनके बीच में जो कोहेजन की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, फ्लूइड का मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरे को फिर जकड़ के चलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 10 लड़के अगर आप रेस में दौड़ा रहे हैं तो आसानी से दौड़ लेते हैं, और वहीं पे आर्मी की रेस में आप देखते हैं 300 लड़के दौड़ते हैं तो भीड़ हो जाती है, और जिससे कि वे आसानी से नहीं दौड़ पाते। क्यों? क्योंकि वे दोस्तों डेंस हो चुके हैं। तो अगर कोई चीज डेंस है तो वो उतनी ही मुश्किल से फ्लो कर पाएगी। तो अगर कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो उसको हम आइडियल फ्लूइड नहीं बोलेंगे। आइडियल फ्लूइड के लिए फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों? विस्कोसिटी में कोहेजन का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है, मतलब ये भी फ्लो को रजिस्ट करती है। आगे चल के इस पर भी हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब विस्कोसिटी उसमें 0 होनी चाहिए दोस्तों। एंड सरफेस टेंशन भी दोस्तों उसमें 0 होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन में सरफेस क्या करती है दोस्तों, सिकुड़ने की कोशिश करती है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे तो एक गुच्छा सा बना लेंगे दोस्तों, और मतलब समझने के तौर पे एक गुच्छा सा बना लेंगे और वे आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि अगर आइडियल फ्लूइड है तो वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए एंड उसमें सरफेस टेंशन आपकी 0 होनी चाहिए। अगर तीनों प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद है तब उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जेईई में पूछ चुका है, तो याद रखना है आपने। सभी पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं कराऊंगा वे सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो दोस्तों, प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता है। प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, चाहे आप वाटर की बात करें, एयर की बात करें, ऑयल की बात करें, सभी में सरफेस टेंशन होती है, सभी में दोस्तों विस्कोसिटी होती है, बट किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है दोस्तों। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के तौर पे दोस्तों आप देखेंगे जितने भी हमारे पास फ्लूइड है उनमें सबसे कम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी इन दो की होती है, इसलिए हम इनको कंसिडर कर लेते हैं एज ए आइडियल फ्लूइड, वाटर एंड एयर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रियल फ्लूइड की। तो जितने भी आप फ्लूइड देखते हैं वे सभी रियल फ्लूइड होते हैं, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, विस्कोसिटी भी होती है दोस्तों, और सरफेस टेंशन भी होती है। तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। अभी टाइप्स ऑफ फ्लूइड खत्म नहीं हुआ है, इसको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। कई टाइप के फ्लूइड आपने याद रखने होंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के आपने याद रखने हैं। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की सभी प्रॉपर्टीज को जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला आएगा आपका मास डेंसिटी। सबसे पहला आएगा आपका मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी को हम सिर्फ डेंसिटी भी बोल सकते हैं,
और स्पेसिफिक डेंसिटी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना है, तीनों में से कोई भी पूछे तो उसका मतलब है मास डेंसिटी। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है रेशो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, रेशो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो क्या है? मास डेंसिटी है, और ये दोस्तों एक रेशो होता है मास एंड वॉल्यूम का। मतलब कोई एक बर्तन है, कोई एक आपका कंटेनर है या बर्तन है, इसमें दोस्तों आपने इतना इसको फिल किया है, ऊपर तक आपने इसको फिल किया है, किससे? वाटर से या कोई भी दोस्तों फ्लूइड से, और इसका वॉल्यूम आपने निकाल लिया है। लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम है V, और इसमें कितना मास है ये भी आपने निकाल लिया है। जब आप इन दोनों का रेशो करेंगे तो ये क्या देगा दोस्तों? ये देगा डेंसिटी, ये देगा दोस्तों डेंसिटी। अब देखो, अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, इट मींस वो डेंसली पैक है दोस्तों, वो एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा उसका मास है, यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास है उसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज की, जैसे कि दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ वाटर, W सफिक्स फॉर वाटर। जो ये सफिक्स लगाया है इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पे W है वाटर, यहाँ पे दोस्तों Hg है मरकरी, और ये है एयर। तो अगर बात करें वाटर की मास डेंसिटी, ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बट दोस्तों क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा? एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बताना है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, और कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान देना है दोस्तों, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट क्यों हमने kg पर मीटर क्यूब लिया है? क्योंकि मास का यूनिट होता है दोस्तों kg, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ध्यान देना है आपने। फिर बात करेंगे हम Hg। Hg का दोस्तों मास डेंसिटी होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी। और वहीं पे एयर की बात करें तो एयर का होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मास डेंसिटी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जिसका नाम है स्पेसिफिक वेट, और कहीं कहीं पे दोस्तों इसको वेट डेंसिटी बोलते हैं, और कहीं पे इसको यूनिट वेट ही बोलते हैं। यूनिट वेट कहां पे बोलते हैं? मोस्टली सॉइल में बोलते हैं। तो सॉइल में हम इसको यूनिट वेट के नाम से जानते हैं। बात करें ये है क्या दोस्तों? इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि हमने वहां पे मास डेंसिटी की बात की थी, वैसे ही यहाँ पे वेट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम मास को कंसीडर कर रहे हैं तो मास डेंसिटी हो जाएगा, और अगर हम वेट को कंसीडर कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो वो वेट डेंसिटी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे गामा से, और ये हो जाएगा W, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम। और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, क्या इनमें दोस्तों संबंध है। तो देखो, इसी फॉर्मूले से हम इनका संबंध निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? आपको पता है वेट क्या होता है दोस्तों? वेट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में दोस्तों ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करती है। तो यहां पे हम लेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू मास इनटू जी अपॉन वॉल्यूम। अभी हम देखें दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है रो, जिसको बोलते हैं मास डेंसिटी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं गामा इक्वल टू रो जी। इसको दोस्तों स्टॉप मार्क कर लेना, ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ध्यान देना है आपने। गामा इक्वल टू रो जी होता है, और इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब। बात करें वाटर की मास डेंसिटी कितनी होती है,
तो ये होती है दोस्तों 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात की हमने। अगर हम किलो न्यूटन की बात करें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और रो डब्ल्यू आएगा या गामा डब्ल्यू आएगा दोस्तों 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऐसे ही आप मरकरी का निकाल सकते हैं। उसमें आप क्या करें, उसकी डेंसिटी में जी का मल्टीप्लाई कर दें और जी का वैल्यू कितना होता है 9.81 होता है। वैसे ही दोस्तों आप एयर का भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं और इसी पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, मतलब कि मास डेंसिटी का जस्ट उल्टा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। कैसे दोस्तों? स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। कई बार इसका यूनिट पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना है जो मास डेंसिटी का यूनिट है उसका उल्टा हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट। कैसे दोस्तों? ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर केजी। यहां पे आप देख सकते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास, मतलब एक यूनिट मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ऑफ द फ्लूइड, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर पर केजी। मींस रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का जस्ट उल्टा, और इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों मीटर क्यूब पर केजी। फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? रिलेटिव का मतलब होता है दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, दूसरे के साथ कंपैरिजन करना। तो यहां पे हम डेंसिटी में दोस्तों एक रिलेशन बनाएंगे, डेंसिटी के बीच, दो सब्सटेंस की डेंसिटी के बीच एक रिलेशन बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों जी से या फिर एस से। हम जी से मोस्टली इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे दोस्तों हम एक सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स एस। बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये हो जाएगा इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब चलिए बात करते हैं सफिक्स एस का मतलब क्या है और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इन चीजों का मतलब पूछ लिया जाता है। तो बात करें दोस्तों सफिक्स एस का मतलब क्या है। इसका मतलब है सब्सटेंस। कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं उसको, उसकी डेंसिटी दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसका डेंसिटी यहां पे रखेंगे और स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी यहां पे रखेंगे। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं ऑयल की, तो जी ऑयल हो जाएगा दोस्तों और ऊपर हो जाएगा रो ऑयल अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड दोस्तों अगर लिक्विड की बात करें तो वाटर हो जाएगा और गैस की बात करें तो एयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इजीली अवेलेबल होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी दोस्तों प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगी एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर सेम रख दिया जाए तो कहीं पर भी आप इसको ले जाके छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी वाटर एंड गैस की। तो इसलिए हम बोल सकते हैं लिक्विड के केस में दोस्तों वाटर को हम कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड और गैस के केस में हम एयर को कंसीडर करेंगे एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहां पे हो जाएगा रो डब्ल्यू एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना है दोस्तों। ऐसे ही आप यहां पे देख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कंसर्न। मतलब जिस फ्लूइड की आप बात कर रहे हैं वो ऑयल हो सकता है, वो दोस्तों कोई गैस हो सकती है, एंड द मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि देखो ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी है और डेंसिटी का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नलिफाई कर देगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा।
इन लिक्विड स्टैंडर्ड लिक्विड इज वाटर। लिक्विड में दोस्तों स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है? वाटर होता है, और गैस में स्टैंडर्ड होता है दोस्तों एयर। एक बार पानी पीने दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज आपने दोस्तों पढ़ा भी होगा, बट एक डिस्चार्ज ऐसा होता है जिसको मोस्टली आप नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों डिस्चार्ज की बात करेंगे। दो टाइप के डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों का दोस्तों एफएम में यूज होता है। बात करते हैं जो आपने डिस्चार्ज आज तक पढ़ा है, वॉल्यूम फ्लो रेट। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉल्यूम फ्लो रेट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू से, और ये क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम पर टाइम। वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम फ्लो रेट। और इसका यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब, और टाइम का हो जाएगा दोस्तों सेकंड। अब देखो, जहां पे भी मैं रेट का यूज करूंगा, इसका मतलब मैंने किसी टर्म को टाइम से डिवाइड किया है। मैंने दोस्तों टाइम से डिवाइड किया है, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दोस्तों रेट। अब यहां पे ध्यान देना, मैंने बोला दोस्तों वॉल्यूम फ्लो रेट। लेट सपोज ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, और मैंने यहाँ पे दोस्तों एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लिया है, और यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे दोस्तों हम खड़े, और हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास किया है, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास किया है, और जितना वॉल्यूम पास किया है उसको उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। यूनिट आपको बता चुका हूं, मीटर क्यूब पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक मीटर सेकंड। चलिए बात करते हैं दोस्तों मास फ्लो रेट। सेकंड आता है आपका मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट क्या है? जैसे आपने वॉल्यूम को कंसीडर किया, वैसे ही यहाँ पे मास को कंसीडर किया जाएगा। मतलब अब हम देखेंगे कि कितना मास किसी टाइम में पास किया है, और ये क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम डॉट से, और ये हो जाएगा दोस्तों मास अपॉन टाइम। इसका सबसे ज्यादा यूज आपको कहां पे देखने को मिलेगा? मशीन में, जब हम हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे, एचएम पढ़ेंगे दोस्तों। यूनिट पूछा जाएगा तो यूनिट आपने बताना है, मास का हो जाएगा केजी, और टाइम का हो जाएगा दोस्तों सेकंड। याद रखना है आपने, मास फ्लो रेट का यूनिट हो जाएगा केजी पर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है विस्कोसिटी। इस पर हम काफी चर्चा करेंगे, और इस पर दोस्तों मोस्टली आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों? अगर मैं सिंपली टर्म में बताऊं, सिंपल टर्म में बताऊं, तो विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लूइड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। फ्लूइड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या मतलब है इसका? देखो दोस्तों, ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये कोई फ्लूइड की लेयर है, दो लेयर है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो इनके बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होता है। इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। ये दोस्तों एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की, तो ध्यान देना है। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मोशन। मतलब मोशन को रजिस्ट करने वाली ये एक रेजिस्टेंस है। मोशन को दोस्तों रजिस्ट करने वाला ये एक रेजिस्टेंस है, जब एक लेयर दोस्तों दूसरे लेयर पर स्लाइड करती है। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये एक लेयर है, और इससे नीचे दोस्तों दूसरी लेयर है। आपको पता है, अगर नहीं पता तो फ्लूइड हमेशा लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। तो फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, इस ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ ज्यादा है। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। और इस नीचे वाली फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी कम है, यह है 8 मीटर पर सेकंड। कितना डिफरेंस है दोनों में? 2 मीटर पर सेकंड का। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों एक रेजिस्टेंस यहां पे पैदा होगा, जिसको क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी बोलेंगे। कैसे पैदा होगा? देखो, दोनों चिपक के चल रही है, दोनों चिपक के चल रहे हैं दोस्तों। तो ये जो 8 मीटर पर सेकंड वाली लेयर है, ये 10 मीटर पर सेकंड वाली को
पीछे की तरफ एक फोर्स लगा के स्लो करने की कोशिश करेगी और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तो इस टाइप से एक फोर्स लगाएगी और यही क्या है दोस्तों, यही है एक विस्कस फोर्स। यही क्या है, विस्कस फोर्स है, जिसके कारण विस्कोसिटी आती है, जिसके कारण दोस्तों विस्कोसिटी यहां पे जनरेट होगी। आगे चलते हैं, इसी में डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन हम दोस्तों समझ चुके हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑफर करती है रेजिस्टेंस टू मोशन, मतलब मोशन को रजिस्ट करती है, उसको रोकती है दोस्तों। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ना हो, क्योंकि यहां पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसका ज्यादा है वेलोसिटी, इसका कम है, तो क्या आपको दोस्तों विस्कोसिटी देखने को मिलेगा? तो आंसर होगा नहीं, विस्कोसिटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, विस्कोसिटी सिर्फ तभी आएगा जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तभी एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। मतलब अब क्या होगा दोस्तों, अब फ्लो उतनी आसानी से नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा भीड़ में या फिर अलग अलग ये दो पार्टिकल हैं दोस्तों, ये चल रहे हैं, मस्त मौला चल रहे हैं अपनी जिंदगी में, और वहीं पे अगर यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएं, बहुत सारे पार्टिकल आ जाएं, तो ये दोस्तों एक दूसरे से चिपक के चलेंगे और इनका मोशन कैसा हो जाएगा, इनका मोशन कम हो जाएगा। तो सेम फ्लूइड में होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कारण क्या है, क्यों आता है दोस्तों विस्कोसिटी? तो यहाँ पे हम लिक्विड और गैस में पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो लिक्विड में दोस्तों विस्कोसिटी होती है ड्यू टू दी कोहिजन। कोहिजन के कारण विस्कोसिटी आती है। अब कुछ बच्चों को कोहिजन नहीं पता होगा, तो देखो कोहिजन क्या होता है। ये दो पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है, मतलब वाटर के सेम पार्टिकल है या किसी भी फ्लूइड के सेम पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोहिजन। तो कोहिजन क्या है, इट इज नथिंग बट दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी सेम नेचर ऑफ पार्टिकल। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम कोहिजन। अब बात करें दोस्तों गैस में, तो गैस में ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। गैस में क्या होता है दोस्तों, कोहिजन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, आपको पता है। अगर कोहिजन होता है तो फ्रीली मूव ना करते दोस्तों पार्टिकल, बट आपने देखा गैस को छोड़ना फ्री मूव कर जाएगी, उड़ जाएगी, फुर हो जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में उनको कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब कोहिजन नहीं है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी कैसे आएगी, तो ध्यान देना है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ड्यू टू दी डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है बात करेंगे, इसी का नाम है दोस्तों ड्यू टू दी ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मॉलिक्यूलर मोमेंटम और ड्यू टू दी रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। तीनों, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कभी डिफ्यूजन दे देता है, कभी ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम दे देता है, कभी दोस्तों रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल दे देता है। तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखो इनका मतलब क्या है समझना। आपको पता है दोस्तों गैस पार्टिकल जो है, ये गैस पार्टिकल है, ये फ्रीली मूव करते हैं, और जो फ्रीली मूव करता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बिल्कुल मस्त मौला, क्योंकि उसको दोस्तों बांधने वाला कोई नहीं है, उसको अलाइन करने वाला कोई नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है बिंदास बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये इसका मर्जी है। ठीक है, बिल्कुल विल्ला है। अब देखो ये आपस में इस टाइप से टकराने चालू कर देंगे आपस में। ठीक है, इनके पास वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और इससे क्या होगा, जो इसका मोमेंटम है दोस्तों ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा। आप देखना, आप किसी चीज में टक्कर मार के मत देखना, सपोज करना कभी सर फुड़वा लो आप, तो आप किसी चीज में टक्कर मार के देखना, तो क्या होगा, जो आपकी वेलोसिटी है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि जो आपका मोमेंटम है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप स्लो हो जाएंगे, वो तेज हो जाएगा, फिर वो दूसरे में टक्कर मारेगा, वो तेज हो जाएगा, पीछे वाला स्लो हो जाएगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब कि आपस में टकराते रहते हैं और अपने मोमेंटम को लूज करते रहते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे इनका जो मोशन है और स्लो हो जाएगा, और जब मोशन स्लो हो रहा है
तो उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, स्लो मोशन को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसके कारण आता है, विस्कोसिटी के कारण होता है। अब यहाँ पे हम सभी चीजें समझ चुके हैं, कोज क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्निकल चीजों की, मतलब इसके डेरिवेशन की और उनमें यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो एक बार इसको चलो इरेज नहीं करते हैं, ऐसे ही चल जाएगा काम। यहां पे देखो दोस्तों, हम बात करेंगे इस डायग्राम की। ये डायग्राम है क्या, तो मैं इसको अलग से बनाऊंगा। आपने दोस्तों नदी नहर देखी होगी, ये है रिवर बेड, ये क्या है, रिवर बेड, नहर का नीचे वाला बेड, और इसके ऊपर दोस्तों फ्लूइड लेयर या वाटर फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है ये जो रिवर बेड है ये कैसा है दोस्तों, इसकी वेलोसिटी है 0। क्या ये उठ के चला जाएगा पानी के साथ, नहीं। तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इससे जो भी टच में होगी लेयर ऑफ फ्लूइड वो बिल्कुल चिपक के चलेगी और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू रिवर बेड वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी भी इस रिवर बेड के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे फ्लूइड लेयर होगा उसका वेलोसिटी जस्ट इक्वल टू होगा 0 के, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या है, तो बता देना है आपने बिंदास तरीके से, नो स्लिप, स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है दोस्तों, इनमें एक टाइट फ्रिक्शन है जिसके कारण ये आपस में चिपके हुए। बट जैसे आप इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी, तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी, चौथे पार्टिकल की या लेयर्स की, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं। तो इस टाइप से आपको दोस्तों क्या दिखेगा, एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिखेगा, एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिखेगा। यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी है क्योंकि ये सबसे ऊपर की लेयर है, और यहाँ पे सबसे कम है, और इनके बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं वेलोसिटी का वेरिएशन कुछ इस टाइप से है। ये देखो मैंने लीनियर दिखाया है, बट एग्जैक्टली लीनियर नहीं होता है, थोड़ा सा पैराबोलिक होता है। ठीक है, समझने के लिए हमने लीनियर कंसिडर किया है। तो चलिए इसमें हमने कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं u, और इससे नीचे इसकी वेलोसिटी कुछ कम है, तो हमने मान लिया इसको v। तो इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको मैंने डिनोट किया है du से, du से वेलोसिटी का डिफरेंस। अब यहां पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है dy। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ग्रेडियंट क्या होता है, एक ढलान होता है, एक ढलान होता है। आप यहां पे देख रहे हैं, अगर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी u है और नीचे वाली वेलोसिटी du है, तो क्या इनमें कोई ढलान बनेगा, नहीं दोस्तों, इनमें कोई भी ढलान, कोई भी स्लोप, कोई भी ग्रेडियंट नहीं बनेगा। बट अगर आप इसकी वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा कर देते हैं तब इनमें दोस्तों आपको एक वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, और ऐसा ही विस्कोसिटी कारण होता है। तो अगर कहीं पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है इट मींस वहां पे विस्कोसिटी आएगी, और अगर नहीं है तो विस्कोसिटी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। तो यहाँ पे न्यूटन सर आ जाते हैं विस्कोसिटी को समझाने के लिए। वे बोलते हैं कि मेरी सुनो, किसी और की मत सुनो, और जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है। न्यूटन सर है भाई, इनका सुनना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि जो आपका विस्कोसिटी होता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अभी सिर्फ आप इस टर्म को तो काट दीजिए, बाद में इसको ऐड कर लेना। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो शियर स्ट्रेस होती है, भाई देखो दो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है और फ्रिक्शन लगा रही है, मतलब एक अपोजिट फोर्स लग रही है। फोर्स किस पे लग रही है दोस्तों, इस प्लेन पे लग रही है। मतलब कि अगर सरफेस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगती है ना, तो वो क्या कोज करती है, वो शियर कोज करती है। तो यहाँ पे इस फोर्स के कारण, विस्कस फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस को न्यूटन सर ने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। हम बोल सकते हैं
हम यहाँ पे दोस्तों इसको बोल सकते हैं कि जो टो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब अपना कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा, ये है एग्जैक्ट फिगर ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल। यहां पे देखो दोस्तों, फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी है u और सेकंड वाले की कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? d। अब हमने क्या किया दोस्तों, dt टाइम में देखा कि ये कितना ज्यादा आगे चली है। तो देखो dt टाइम में ये दोस्तों सेम टाइम की बात कर रहे हैं, एक हमने स्मॉल टाइम कंसीडर किया है। ये चला है इतना आगे, कितना? dx आगे चला है और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? dy। अब दोस्तों dt टाइम में ये dx आगे चला है। क्यों चला है? क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी du ज्यादा थी। ठीक है, और इनके बीच में मैं यहाँ पे दोस्तों एक, यहाँ पे देखो इसको निकालने की कोशिश करूंगा। क्यों हमने ऐसा किया है? क्योंकि ये पैराबोलिक था और हमको चाहिए दोस्तों लीनियर, तो छोटी सी डिस्टेंस में आपको लीनियर रिलेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों इसको बोलेंगे हम स्मॉल डिफॉर्मेशन एंगल या फिर स्मॉल डिफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? स्मॉल डिफॉर्मेशन डी फाई। और ये है आपका dx और ये है आपका dy। अब आपको पता है दोस्तों tan थीटा क्या होता है? यहाँ पे डी फाई हो जाएगा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस dx अपॉन dy। अब देखना डी फाई पहले से ही दोस्तों छोटा है और tan डी फाई तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड करके सिर्फ डी फाई लिखेंगे और ये हो जाएगा dx अपॉन dy। अब देखना जो dx है दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस है, कितने टाइम में चली गई है दोस्तों? dt टाइम में चली गई है। क्यों चली गई? क्योंकि उसकी स्पीड थी ज्यादा du। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितना है? dx है, स्पीड कितना है? du है, और टाइम कितना है? dt है। तो हम dx की जगह du अपॉन dt लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे d फाई, इसको थोड़ा नीचे करने दो। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों हम d फाई अपॉन, या फिर ऐसे रखेंगे du अपॉन dt, du इंटू dt अपॉन dy, और dt को अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों d फाई अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dy। अब देखना, ये तो हम जान चुके हैं ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है दोस्तों? वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात करें इस टर्म की, ये क्या है? यह है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, रेट ऑफ shear deformation, और यू कैन से रेट ऑफ shear strain। आज हम इतना ही करेंगे, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने बोला यहाँ पे shear deformation एंड shear strain, क्या मतलब है इसका? देखो दोस्तों, shear के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है, तो इनमें दोस्तों डिफॉर्मेशन तो हुआ है, और डिफॉर्मेशन हुआ है मतलब स्ट्रेन आई है। ठीक है, स्ट्रेन आई है दोस्तों, किसके कारण है? ये shear के कारण। तो हम क्या बोल देंगे? shear डिफॉर्मेशन या shear स्ट्रेन, दोनों का मतलब एक ही है। बट हमने यहाँ पे रेट क्यों लगाया है? हमने दोस्तों रेट क्यों लगाया है, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, फिर से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये फ्लूइड पार्टिकल है, लेयर को मैं एक पार्टिकल्स के रूप में देख रहा हूं। ये है पार्टिकल, जस्ट टच दो दी फिक्स सरफेस। अब क्या होगा दोस्तों, आपने इनका पिक्चर लिया है एट t इक्वल टू 0, फिर आपने पिक्चर लिया है 2 सेकंड या 1 सेकंड बाद, फिर आपने पिक्चर लिया 3 सेकंड के बाद, फिर आपने ऐसे ही बहुत सारे पिक्चर लिए। आपने क्या देखा दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी था तो ये यहाँ पहुंच गया दोस्तों, इसका कुछ कम था यहाँ पे पहुंचा, इसका कुछ कम था यहाँ पे पहुंचा, और ये एक इस टाइप से ये आपको मिला डिफॉर्मेशन। ये आपको क्या मिला दोस्तों? पाई। फिर आपने देखा 2 सेकंड के बाद, तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया दोस्तों, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे, और ये पार्टिकल यहाँ पे, जस्ट यहीं पे। ठीक है, तो एक डिफॉर्मेशन और आपको मिला। फिर आपने देखा कुछ टाइम और बाद, फिर आपने कुछ टाइम और बाद देखा, तो इसी टाइप से अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिले, जबकि जो स्ट्रेस थी वो सेम थी।
जबकि जो स्ट्रेस आपने लगाई थी यहाँ से वो बिल्कुल सेम थी। स्ट्रेस आपने नहीं बढ़ाई, आपने सिर्फ क्या बढ़ाया, आपने सिर्फ मतलब बढ़ाया नहीं, मतलब आपने अलग अलग टाइम पे कंसिडर किया, ऑब्जर्वेशन लिए, और आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे अलग अलग डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे टाइम के साथ कुछ तो कुछ पंगा है। और टाइम के साथ क्या पंगा है दोस्तों कि टाइम के साथ डिफॉर्मेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे रेट की बात करेंगे, हम यहाँ पे दोस्तों रेट की बात करेंगे, टाइम को कंसिडर किया जाएगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में हम रेट नहीं लेते हैं, टाइम कंसिडर नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ फ्लूइड टाइम को कंसिडर किया जाता है। आई थिंक आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो दोस्तों, इसको एक बार इरेज करने दो, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से सभी चीजों को। हमने अभी बोला कि टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, और हम जानते हैं दोस्तों डी यू अपॉन डी वाई किसके इक्वल होता है, डी फाई अपॉन डी टी के। तो हम बोल सकते हैं टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। इन सभी को अगर मैं एक साथ मिलाऊं तो हम बोल सकते हैं दोस्तों टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो इसको हटा के कोई कांस्टेंट लगाना होगा, तो हम लगाते हैं दोस्तों कांस्टेंट जिसका नाम है म्यू, और ये हो जाएगा दोस्तों डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू म्यू डी फाई अपॉन डी टी। इस इक्वेशन को याद रखना है, ये है दोस्तों इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब न्यूटन ने विस्कोसिटी पर ये वाली इक्वेशन दी थी। अब यहाँ पे दोस्तों ये सभी चीज आप जानते हैं, ये है शियर स्ट्रेस, ये है दोस्तों वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये है आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जबकि ये न्यू टर्म है, इसका मतलब क्या है चलिए जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, इसी को हम विस्कोसिटी बोलेंगे दोस्तों। कहीं कहीं पे इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोला जाता है, और कभी कभी इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल देते हैं, और कभी दोस्तों इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो चार नाम है, चार या तीन नाम है, तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी आपसे विस्कोसिटी निकालने के लिए पूछ लेगा तो उसका मतलब क्या है, आपसे पूछता है म्यू निकालने के लिए। कभी पूछ लेगा डायनामिक विस्कोसिटी निकालने के लिए, तब भी म्यू ही मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट के ऊपर, तो चलिए यूनिट की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों टो इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, हमने म्यू का निकालना है यूनिट, तो इन सभी चीजों को इधर ले जाना होगा, तो म्यू हो जाएगा टो इंटू डी वाई अपॉन डी यू। अब देखो दोस्तों टो क्या है, एक स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू क्या है दोस्तों, एक स्पीड है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और वाई क्या है, एक डिस्टेंस है जिसका यूनिट होता है मीटर। सभी को यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा दोस्तों मीटर, नीचे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहां से मीटर चला जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको स्टार मार्क कर लेना जितना मर्जी, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका दूसरा नाम भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे, और सेकेंड इसके साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड हो जाएगा। यह है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, बात करें दोस्तों इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखो इसको इरेज करने दो। इसको इरेज करने दो, और इसके बाद बात करते हैं इसका यूनिट के ऊपर। तो सीजीएस यूनिट में दोस्तों हम इसका यूनिट बताएंगे। सीजीएस सिस्टम में आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, किसमें, एसआई सिस्टम में, और फोर्स का यूनिट होता है दोस्तों डाइन इन सीजीएस। तो न्यूटन की जगह हम डाइन का यूज करेंगे। और आपको पता है दोस्तों मीटर होता है एसआई में, और मीटर को हम सेंटीमीटर लिखते हैं सीजीएस में।
तो मीटर की जगह हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पोइस, इसी को बोलते हैं पोइस। इसको भी स्टार मार्क कर लेना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो भी चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, जिसको हम बोलते हैं पोइस। अब यहाँ पे एसआई यूनिट और सीजीएस में रिलेशन पूछता है, तो देखो दोस्तों, यहां पे देखना 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के। तो इसमें आपने न्यूटन का वैल्यू डाइन में लिखना है और मीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में लिखना है। तो आपको दिखेगा दोस्तों 10⁵ डाइन अपॉन 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड साथ में चल रहा है तो ये इससे कट जाएगा और ये बनेगा दोस्तों 10 पोइस। मतलब 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 पोइस के इक्वल होता है। और ये न्यूमेरिकल में भी यूज होता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। फिर हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको आप खुद से निकालने की कोशिश करना, देखते हैं कितने बच्चे इसको निकाल पाते हैं। तो ये हो जाएगा m1 L-1 T-1। इसको आप खुद से निकालेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, तो याद भी रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम विस्कोसिटी के ऊपर बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर विद प्रेशर, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में दोस्तों अपना सजेशन दीजिए, और अगर आपको सच में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।